आप सभी लोगों का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का भाग 16 हल करेंगे, जो कि आईटीआई द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए है। अगर ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में चाहिए तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए www.globaliti.org पे जाके विजिट करना होगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 311 देखेंगे। कह रहा है दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जाता है। मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि दशमलव को 4 से भाग दें, दशमलव को 4 से गुणा करें, और सी दे रखा है दशमलव को 2 से विभाजित, और डी दे रखा है दशमलव को 2 से गुणा। देखिए कोई दशमलव संख्या मान लीजिए हमारी क्या है 78 है ना, बेस 10 होगा ना, उसको चेंज किस में करना है, बाइनरी में, जिसका बेस क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो हम करते क्या हैं, इस 78 में हम क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं ना, तब जाके किस में कन्वर्ट होता है, बाइनरी में। देखिए भाग दें, 2 से जब भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 होगा, 2 नवा 18 ना, मतलब ये पूरा क्या हो गया, कट गया ना, तो शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा। शेष को इधर लिखेंगे। ठीक है, अब देखें 39 को 2 से डिवाइड करें तो कितना होगा, 2 एक कम 2, 2 नवा 18, 2 नवा कितना होगा 18 ना, 19 दूना 38, एक शेषफल बच जाएगा, कितना होगा, एक शेषफल होगा। ठीक है, अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे किसको, 19 को ना, तो कितना होगा, 2 नवा 18 है ना, तो एक 2 नवा कितना होगा 18 होगा, कितना शेषफल बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, फिर 9 को भी किससे डिवाइड करेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, शेषफल 1 बचा है ना। फिर देखें, फिर 4 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4 होगा, शेषफल 0 होगा, और फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा, शेषफल कितना होगा 0 हो जाएगा ना। शेषफल कितना होगा, 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो शेषफल कितना होगा 0 हो जाएगा। अब देखिए हम नीचे से क्या करते हैं, ऊपर की तरफ क्या करते हैं, लिखते हैं ना, तो कितना होगा 1 0 0 1 1 0 ना, ये क्या हो गया, बाइनरी संख्या में बदल गया। दशमलव संख्या थी हमारी 78, जब हमने क्या किया 2 से डिवाइड किया तो ये क्या हो गई, बाइनरी संख्या में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और मिली कितना 1 0 0 1 1 0 है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है दशमलव को 2 से क्या करें, विभाजित करें। ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव मतलब बीसीडी प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। ए दे रखा है डेटा इनपुट संग्रहित करना, बी दे रखा है बाइनरी सिस्टम को नियंत्रित करे, और सी दे रखा है बाइनरी सिस्टम को इंटरफेस करे, और डी दे रखा है इनपुट मापदंडों को अलग करना। देखिए बीसीडी होता क्या है, बीसीडी का उपयोग जो हम करते हैं स्टोरेज कोड के रूप में करते हैं, स्टोरेज कोड के रूप में किया जाता है, कोड के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और वर्तमान आईसी में बीसीडी का हम क्या करते हैं, उपयोग कर रहे हैं, जिससे क्या करता है, डेटा इनपुट को क्या करता है, जो हम डेटा देते हैं उनको क्या करता है, ये संग्रहित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि जो दी गई सत्य तालिका है किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है ना। देखिए यहां पे 2 इनपुट दिया है, ए बी, और y बराबर क्या दिया, आउटपुट जो है y बराबर a इंटू बी, इंटू है इसलिए क्या है, ये है एंड गेट ना। अगर यहीं पे इंटू है इसलिए क्या है, ये एंड गेट है, तो एंड गेट के लिए y बराबर क्या होता है, a इंटू बी। अगर यही y बराबर a प्लस बी रहता, y बराबर क्या रहता, a प्लस बी होता, तो इसको क्या बोलते, आर गेट बोलते, तो इसको क्या बोलते, आर गेट बोलते। अगर इसी पे बार रहता
तो इसको क्या बोलते, नैंड गेट बोलते। तब क्या बोलते इसको, तब इसको बोलते नैंड गेट, है ना। अगर इस पर बार रहता है तो इसको बोलते नॉर गेट, तब क्या बोलते इसको, नॉर गेट बोलते। ठीक है, ए प्लस बी रहता है तो इसको आर गेट बोलते, और इस पर बार हो जाता है तो इसको बोलते नार गेट। ठीक है, ए इंटू बी रहता है तो इसको बोलते हैं एंड गेट, और इस पर बार हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, नैंड गेट बोलते हैं। तो ये क्या है, ऑप्शन दिया है ए आर गेट, बी दिया है नॉट गेट, सी दिया है एंड गेट, और डी दिया है क्या, नॉर गेट। तो ये क्या है, एंड गेट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। कह रहा है कि सीआरओ द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है। सीआरओ है ना, साइन वेव को दर्शाता है, जिसमें होता क्या है, हमारी वोल्टेज होती है, और क्या होती है, करंट होती है, और फ्रीक्वेंसी होती है, और क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, और क्या होता है, टाइम होता है। कह रहा है सीआरओ द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है ना। ए दिया है आवृत्ति, बी दिया है प्रेरकत्व, सी दिया है प्रतिरोध, और डी दिया है क्या, शक्ति गुणांक। तो हम जानते हैं प्रतिरोध को जो मापते हैं वो मीटर से मापते हैं, शक्ति गुणक को हम किससे मापते हैं, पावर फैक्टर मीटर से। ठीक है, आवृत्ति जो है उसको हम क्या करते हैं, वो हमारे सीआरओ द्वारा मापा जाता है, जिसमें वोल्टेज होती है, करंट होती है, और उसमें टाइम होता है। ठीक है, इन चारों का हम क्या करते हैं, किससे मापन करते हैं, हम करते हैं सीआरओ, जिसका पूरा नाम है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एससीआर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। एससीआर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर ना। ए दिया है एम्पलीफायर में, बी दिया है दोलक मतलब ऑक्सीलेटर, सी दिया है मल्टी वाइब्रेटर, और डी दिया है मोटरों की गति नियंत्रण। तो जो हमारा एससीआर होता है उसका हम उपयोग करते हैं क्या, मोटर की स्पीड कंट्रोल में किया जाता है। ठीक है, न तो इसका उपयोग हम एम्पलीफायर में करते हैं, एम्पलीफिकेशन के लिए किया जाता है, न तो इसका उपयोग हम ऑक्सीलेटर में करते हैं। ठीक है, उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हम क्या करते हैं, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। मतलब कंट्रोल करने का मतलब है कम ज़्यादा, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एससीआर प्रयोग करके हम क्या करते हैं, मोटर की स्पीड को ज़्यादा या कम किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है चर प्रतिरोध मतलब कि वेरिएबल रेजिस्टेंस R1 का कार्य क्या है। यहां पर दिया है क्या, वेरिएबल रेजिस्टेंस R1 ना। कह रहा है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। आप देख रहे हैं एक दिया है ट्रायक और नीचे दिया है क्या, डायक। ठीक है, कह रहा है कि R1 जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है क्या कार्य क्या करता है, और R1 किससे जुड़ा है, हमारा डायक से जुड़ा है। ठीक है, R1 किससे जुड़ा है, डायक से जुड़ा है। और कह रहा है कि इसमें बस एक ही वेरिएबल रेजिस्टेंस है, चर प्रतिरोध कितने हैं, एक ही है। तो कह रहा है इसका काम क्या है। देखिए जो डायक होता है उसका काम होता है ट्रिगरिंग के लिए। ठीक है, वो एससीआर और ट्रायक की ट्रिगरिंग के लिए उपयोग किया जाता है। एससीआर और ट्रायक की क्या करता है, ट्रिगरिंग करता है। कौन, डायक ना। ठीक है, डायक की क्या करता है, ट्रिगरिंग करता है। तो कह रहा है कि इसका उपयोग क्या है, किसका, R1 का। ठीक है, तो जो R1 होता है ये ट्रिगरिंग पल्स की दर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो डायक द्वारा ट्रिगरिंग की जाती है उसकी पल्स दर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन देख लें, ए दिया है R2 में धारा को नियंत्रित करता है, बी दे रखा है ओवरलोड से ट्रायक की रक्षा करता है, और सी दे रखा है ओवरलोडिंग से
RFI फिल्टर की सुरक्षा करता है, और डी दे रखा है डायक को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करता है। तो ये जो डायक द्वारा ट्रिगर दिया जाता है या ट्रिगरिंग की जाती है उसके पल्स दर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या है। कह रहा है ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या है। ए दे रखा है डीसी आपूर्ति प्रदान करता है, बी दे रखा है सकारात्मक फीडबैक प्रदान करता है, और सी दे रखा है नकारात्मक फीडबैक प्रदान करता है, और डी दे रखा है ट्रांजिस्टर अवनति वोल्टेज प्रदान करता है। देखिए ये ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर जो आउटपुट मिल रहा है, कलेक्टर से क्या हो रहा है, जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो L1 से जुड़ा है। वो किससे जुड़ा है, L1 से जुड़ा है। और L1 किससे जुड़ा है, एक कैपेसिटर के माध्यम से बेस से जुड़ा है, जो कि क्या करता है, इस कैपेसिटर के माध्यम से इसको इनपुट दे रहा है। आउटपुट से हम फिर क्या कर रहे हैं, इनपुट में कैपेसिटर के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, इनपुट फिर दे रहे हैं। तो ये प्रक्रिया जो होती है उसको हम बोलते हैं क्या, फीडबैक बोलते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, फीडबैक कहलाती है। अर्थात ये क्या कर रहा है कि फीडबैक प्रदान कर रहा है। अब ऑप्शन दे रखा है सकारात्मक फीडबैक है या नकारात्मक फीडबैक। चूंकि ये किससे जुड़ा है, कलेक्टर से जुड़ा है, और कलेक्टर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमारा जो फीडबैक है ये कैसा फीडबैक है, सकारात्मक फीडबैक है या पॉजिटिव फीडबैक प्रदान करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या होता है। मतलब कि कैसे हम कहेंगे कि ये सामग्री कंडक्टर है, ये सामग्री सेमीकंडक्टर है और ये सामग्री इंसुलेटर है। ठीक है, देखिए समझिए, ए दे रखा है परमाणु की परमाणु संबंध संरचना, बी दे रखा है परमाणु में बैलेंस इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व, और सी दे रखा है सामग्री के परमाणु का परमाणु भार, और डी दे रखा है सामग्री के परमाणु की परमाणु संख्या। देखिए जो परमाणु में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके आधार पर हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का चयन करते हैं ना। जैसे हम कह लें सेमीकंडक्टर की बात कर लें, जैसे सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अगर हम कह लें जब ये 4 इलेक्ट्रॉन, जिन परमाणु की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम किस श्रेणी में रखते हैं, सेमीकंडक्टर की श्रेणी में रखते हैं, सेमीकंडक्टर की श्रेणी में रखा जाता है। और कंडक्टर किसको बोलेंगे, जिन परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो, उनको हम किस श्रेणी में रखते हैं, उनको हम रखते हैं कंडक्टर की श्रेणी में रखा जाता है ना। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम इनका क्या करते हैं, सामग्री को तय करते हैं कि हमारी कंडक्टर भी है, ये हमारा क्या है, इंसुलेटर है, ये हमारा क्या है, सेमीकंडक्टर है। और इसमें कौन कौन से आएंगे, हमारा एल्युमिनियम आ जाएगा, एल्युमिनियम आएगा, कॉपर आएगा, सिल्वर आएगा, ठीक है, सिल्वर आएगा ना, और ETC। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा कि परमाणु में बैलेंस इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए
किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन या जर्मेनियम में पी टाइप मटेरियल बनता कैसे है, समझेंगे उसको। सिलिकॉन या जर्मेनियम में क्या करें, त्रिसंयोजी तत्व इंडियम, गैलियम और बोरान को जब मिलाया जाता है, त्रिसंयोजी तत्व जिनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। अगर इनमें मिलाया जाता है तो उससे जो निर्माण होता है वो कौन सा मटेरियल निर्माण होता है, वो हमारा मटेरियल निर्माण होता है पी टाइप मटेरियल। कौन सा मटेरियल निर्माण होता है, पी टाइप मटेरियल का निर्माण होता है। तो यहां पर इंडियम भी नहीं दिया है, नहीं गैलियम दिया है, दिया कौन सा है, बोरान दिया है। जबकि ये जो हमारे मटेरियल हैं आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस, ये हमारे जो मटेरियल हैं ये हमारे हैं पंच संयोजी तत्व हैं। कितने, पंच संयोजी तत्व, अर्थात इनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि हमारे इंडियम, गैलियम और बोरान हैं वो त्रिसंयोजी तत्व हैं, इनकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इनको हम सिलिकॉन या जर्मेनियम में से किसी एक के साथ इनको मिलाते हैं तो हमारा पी टाइप मटेरियल का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए सही होगा, क्योंकि ये जो तत्व हैं ये हमारे पंच संयोजी तत्व हैं, जिनको अगर हम सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिलाएंगे तो इनसे कौन सा मटेरियल बनेगा, एन टाइप मटेरियल का निर्माण हो रहा है, ठीक है। यहां पर बात किया है पी टाइप की, तो हमारा कौन सा होगा, बोरान होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि प्रवर्धन के लिए, एम्प्लीफिकेशन के लिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अवनीति की आवश्यकता होती है। एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहा है कि एम्प्लीफिकेशन में कह रहा है किस प्रकार की अवनीति की आवश्यकता होती है, एन, पी और एन ना। इसको क्या बोलेंगे, एमीटर, इसको बोलेंगे बेस और इसको बोलेंगे कलेक्टर। देखिए इसमें करते क्या हैं, इसको हम क्या करते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये जो होता है हमारा, ये फॉरवर्ड वाइस में होता है ना, एन को निगेटिव से और पी को क्या करते हैं, पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, इसको हम निगेटिव से और एन को क्या करते हैं, पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन दे रखा है, बेस ग्राउंड, एमीटर और कलेक्टर पॉजिटिव ना। कह रहा है एमीटर और कलेक्टर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, जबकि ऐसा है नहीं, ठीक है। बी दे रखा है बेस निगेटिव, एमीटर पॉजिटिव और कलेक्टर निगेटिव, ये भी गलत है। सी दे रखा है बेस पॉजिटिव ना, एमीटर निगेटिव ना और कलेक्टर पॉजिटिव। तो यही है कि हम जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसकी जो अवनीति हम करते हैं, एमीटर और बेस को हम क्या करते हैं, एमीटर को निगेटिव से करते हैं, बेस को पॉजिटिव से, और कलेक्टर को किससे कर रहे हैं, पॉजिटिव से करते हैं। मतलब कि हमारा जो एनपी होगा ये फॉरवर्ड वाइस में होगा और यहाँ पर जो पीएन होगा ये क्या होगा, रिवर्स वाइस में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, सही होगा। बेस को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और एमीटर को निगेटिव से और कलेक्टर को क्या करते हैं, पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है। यहां पर कॉमन बेस है, ठीक है। अब देख रहे हैं हम कि इसका जो एमीटर है और कलेक्टर है, इसमें क्या है, पॉजिटिव निगेटिव बैटरी से कनेक्ट है, ठीक है। और ऐसा जो फंक्शन होता है ट्रांजिस्टर का उसको हम बोलते हैं स्विचिंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्विचिंग बोलते हैं। अगर इसमें
ऑक्सीलेशन या मॉड्यूलेशन या एम्प्लीफिकेशन होगा तो उसमें क्या होंगे, बहुत सारे रेजिस्टेंस और क्या जुड़े रहते हैं, कैपेसिटर वगैरह जुड़े रहते हैं। अगर इसमें होता है तब, नहीं तो ये क्या है, ट्रांजिस्टर का जो ये मतलब फंक्शन है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्विचिंग प्रक्रिया बोलते हैं। अगर इसी में क्या हो, बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए जाएं, ठीक है, कनेक्ट हो और इसमें कैपेसिटर वगैरह लगे हो, तो इस प्रकार का जो फंक्शन होता है वो एम्प्लीफिकेशन, मॉड्यूलेशन या क्या कहलाता है, ऑक्सीलेशन कहलाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्विचिंग कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, निगेटिव फीडबैक की बात कर रहा है एम्पलीफायर सर्किट में। देखिए, इससे अगर हम पॉजिटिव, इससे ये बहुत अच्छी चीज है इस प्रकार के एम्पलीफायर सर्किट में कि निगेटिव फीडबैक हो, लेकिन इससे बहुत सारे कह सकते हैं कि हानियां भी होती हैं। जैसे हमारी गेन क्या होती है, अगर हम निगेटिव फीडबैक देते हैं तो फायदा तो जरूर होता है, लेकिन इससे क्या होती है, इससे एक ही नुकसान होता है कि हमारा जो गेन होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके साथ साथ इसकी इफिशियंसी भी क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है ना, लेकिन ये डिस्टॉर्शन जिसको बोलते हैं विकृति, विकृति को ये क्या करता है, कम करता है। लेकिन इसके साथ साथ फायदा तो एक है कि इससे क्या होती है, विकृति हमारी कम हो जाती है, लेकिन इसके साथ साथ गेन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। साथ साथ एम्पलीफायर की इफिशियंसी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता इसलिए है कि यह विकृति को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, बाकी अगर ये फायदा तो होगा, इसका डिस्टॉर्शन कम होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमारा गेन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसके अलावा जो इफिशियंसी होगी एम्पलीफायर की वो भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार कई कंपटीशन में भी इससे पूछा गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि निगेटिव फीडबैक देने से विकृति जो होती है वो कम हो जाती है। ये फायदा होता है, लेकिन उसके साथ साथ नुकसान क्या है कि हमारा गेन भी कम हो जाता है और इस एम्पलीफायर की इफिशियंसी भी क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा पावर कंट्रोल सर्किट में डायोड का उद्देश्य क्या है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये क्या काम करता है, एससीआर और ट्रायक के लिए क्या करता है, ट्रायक ना, और एससीआर के लिए क्या करता है, ट्रिगरिंग करता है ना। तो इसका उपयोग क्या करते हैं, ट्रिगरिंग के लिए किया जाता है ना। तो ए दे रखा है रेक्टिफायर के रूप में, बी दे रखा है ट्रिगर करने के लिए, और सी दे रखा है एक ऑक्सीलेटर के रूप में, डी दे रखा है प्रवर्धन के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि ट्रायक और एससीआर की ये ट्रिगरिंग करता है। अगर इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उससे क्या होता है, उस ट्रिगरिंग की जो पल्स होती है वो क्या होती है, कंट्रोल होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या होगा, सही होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रण उपयोग किया जाता है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स पंखा नियामक कंट्रोल सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रण उपकरण का उपयोग किया जाता है ना। पंखा नियामक की बात कर रहा है, फैन रेगुलेटर की बात कर रहा है, कह रहा है कि कौन सा उपकरण क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ए दिया है एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, बी दे रखा है यूजेटी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, और सी दे रखा है डायक, और डी दे रखा है ट्रायक, है ना। देखिए, इसमें जो होता है यूजेटी का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। कंट्रोल सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू अधिक होना चाहिए। इसके बेस जो कॉमन बेस टर्मिनल होता है उस पर 5 किलो ओम से 10 किलो ओम के बीच क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है।
इस यूजेटी के जो बेस टर्मिनल होता है, कॉमन बेस टर्मिनल होता है, उस पर 5 किलो ओम से 10 किलो ओम के बीच क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, जिससे हम क्या करते हैं, अधिक रेजिस्टेंस की वैल्यू रख के, है ना, जो स्टार्टिंग करंट होती है उसको कम करके हम क्या करते हैं, स्पीड को धीरे धीरे घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एससीआर का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बायसिंग में भारी करंट देता है। देखिए चतुर्थांश एससीआर का ये है, प्रथम है, द्वितीय है, और ये तृतीय है, और ये चतुर्थ है ना। जो प्रथम चतुर्थांश होता है ये क्या काम करता है, फॉरवर्ड बायस के लिए, और द्वितीय वाला क्या करता है, ये क्या करता है, ये फॉरवर्ड बायस ना, और ये हमारा क्या करता है, रिवर्स। ठीक है, तो थर्ड चतुर्थांश क्या करता है, रिवर्स बायसिंग में भारी करंट देता है, और ये क्या करता है, फॉरवर्ड बायस में, है ना। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ए दिया है पहला चतुर्थांश, तो रिवर्स बायसिंग में कौन सा चतुर्थांश यूज होता है, तृतीय चतुर्थांश यूज होता है, तीसरा चतुर्थांश, और सी दिया है चौथा चतुर्थांश, और डी दिया है दूसरा चतुर्थांश, तो रिवर्स बायस में थर्ड चतुर्थांश यूज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करता है नो? अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जस्ट ना पढ़ा है कि अगर दो इनपुट हैं ना, दो इनपुट ए और बी हैं, और आउटपुट क्या है, y बराबर क्या दिया है, a प्लस बी का बार दिया है। ठीक है, अगर y बराबर a प्लस बी होता तो इसको हम क्या बोलते, आर गेट बोलते, क्या बोलते इसको, आर गेट बोलते ना, लेकिन इस पर बार दिया है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग नॉर गेट। ठीक है, अगर यही y बराबर a इंटू बी रहता तो इसको हम बोलते एंड गेट। ठीक है, एंड गेट बोलते, और यही रहता a इंटू बी के बार रहता y बराबर, तो हम इसको क्या बोलते, नैंड गेट बोलते। ठीक है, तो कह रहा है सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा, नॉर गेट को क्या करता है, संदर्भित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि सीआरओ में टाइम बेस कंट्रोल स्विच या नाब का उपयोग क्या है। स्वीप साइन आप लोग जानते हैं ना, अगर हम एसी की बात करें तो हमारी क्या है, यही तो स्वीप है ना। ये क्या काम करता है, स्वीप स्पीड का चयन करे, अर्थात इसकी स्पीड को क्या करता है, कंट्रोल करता है, कौन, ये नाप। ऑप्शन दे रखा है ना, इसकी स्वीप स्पीड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इसी को साइन वेव भी बोलते हैं। ए दे रखा है स्वीप स्पीड का चयन करे, बी दे रखा है इनपुट वोल्टेज रेंज का चयन करे, और सी दे रखा है इनपुट सिग्नल वोल्टेज का चयन करे, और डी दे रखा है बीम की तीव्रता का चयन करे। तो ये स्वीप स्पीड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है ट्रायक मोटर नियंत्रण सर्किट में स्नेबर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है।
ट्रायक मोटर नियंत्रण सर्किट में एक स्नबर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है? ए दिया है गलत ट्रिगर से बचने के लिए, बी दिया है ट्रायक का जमीन बढ़ाने के लिए, और सी दिया है मोटर बलाखुड़ को बढ़ाने के लिए, और डी दे रखा है मोटर की गति को स्थिर बनाए रखने के लिए। समझिए कि जब हम क्या करते हैं, ट्रायक का हम क्या करते हैं, कंडक्शन ऑफ करते हैं। कंडक्शन जब हम उसका क्या करते हैं, ऑफ करते हैं, उस समय क्या होता है, उसका जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर हम इस नंबर सर्किट का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसका जो ट्रिगर होता है वो गलत दर्शाने लगता है। तो हम क्या करते हैं, इस नंबर सर्किट के माध्यम से हम क्या करते हैं, गलत ट्रिगर को हम, ट्रिगर हमारा जो हो गलत ना हो उसको हम क्या करते हैं, इससे इस नंबर सर्किट के माध्यम से उसको क्या करते हैं, बचाते हैं। जब हम ट्रायक का कंडक्शन क्या करते हैं, ऑफ करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, उसका वोल्टेज तेजी से बढ़ता है। अगर इस नंबर सर्किट हम नहीं लगाएंगे तो उसका ट्रिगर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि ट्रिगर हमारा गलत ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, इस नंबर सर्किट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होगा, सही होगा। गलत ट्रिगर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस नंबर सर्किट का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 वोल्ट हो ना। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट वोल्टेज होता है, आउटपुट वोल्टेज होगा ना, हाफ वेव रेक्टिफायर में ना, हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो इनपुट वोल्टेज इंटू 0.45 होता है ना। और अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें, यही क्या करें, फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें, तो यहां पर जो आउटपुट वोल्टेज होता है तो इनपुट वोल्टेज इंटू 0.95 सॉरी 0.90 होता है। ठीक है, तो यहां पर देख ले किसकी बात कर रहा है, हाफ वेव रेक्टिफायर की, फुल वेव रेक्टिफायर की बात नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनपुट वोल्टेज इंटू 0.45 कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन, आउटपुट वोल्टेज है ना। करा है कि अगर रेक्टिफायर में आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 वोल्ट है, तो इसको गुणा कर देंगे 24 इंटू 0.45 है ना। तो 4 5 20, 2 5 दूनी 10, 2 12 ना, 4 चौके 16, 1 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 0 6 2 8 ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 1 10 ना, 10 लग जाएगा 2 अंक पे, 10.80 ना वोल्ट ना, ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 24 गुणे 0.45 बराबर कितना आएगा, 10.80 वोल्ट आएगा। ठीक है, ए दे रखा है 24 वोल्ट, बी दे रखा है 12 वोल्ट, और सी दे रखा है 9.6 वोल्ट, और डी दे रखा है 10.8 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा, 10.8 वोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं ना। कह रहा है कि जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं ना। देखिए इसलिए बनाया जाता है कि इसका जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। कितना होता है, 0.7 वोल्ट। ये बैरियर पोटेंशियल अधिक क्यों होता है, क्योंकि जो सिलिकॉन होता है इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, क्रमांक कम होता है। जब परमाणु क्रमांक क्या होगा,
कम होता है, इसलिए इसका बैरियर पोटेंशियल अधिक होता है। और जब परमाणु क्रमांक कम होता है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, अधिक होती है। इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, सिलिकॉन की अधिक होती है। सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 14 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2 और 4 होगा, ठीक है। जब इसका परमाणु क्रमांक कम होगा तो इसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसके मतलब जो इलेक्ट्रॉन होंगे और होल्स होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, अधिक वोल्टेज से क्या करना पड़ेगा, दूर भेजना पड़ेगा। तो इसका जो बैरियर पोटेंशियल होगा क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, 0.7 वोल्ट है ना। तो यहाँ पे दिया है ए उच्च बाधा वोल्टेज, बी दे रखा है उच्च प्रतिरोध रेंज, और सी दे रखा है उच्च तापीय चालकता, और डी दे रखा है उच्च धारा ले जाने की क्षमता ना। तो उच्च बाधा वोल्टेज के कारण हम इसका उपयोग हम अधिकांश अर्धचालक उपकरण में किया जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा सही, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है।